हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, हमने इसका 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 12th पार्ट। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन सा टॉपिक आज कवर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, टॉपिक्स कवर किए गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारे वीडियोस में उसी सीक्वेंस में बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पुमंग परिचय, ठीक है, फिर परागकोश की संरचना देखेंगे, फिर बंधे पुंकेसर स्टैमिनोड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद पुंकेसरों का जुड़े रहना वो वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, फिर तंतुओं की लंबाई एवं विविधता पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैलिक्स और कोरोला पर बात की थी, तो आज का हमारा वीडियो रहेगा पुमंग पर। ओके, पुमंग टॉपिक आज बेसिकली कवर होगा। चलिए, सबसे पहला आता है पुमंग परिचय। यहाँ पर देखिए पुमंग की परिभाषा क्या है। पुमंग फूल का नर जनन चक्र है। यह विभिन्न पुंकेसरों यानी स्टैमेन से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर फूल में पराग निर्माण करता है। पुमंग कोरोला के अंदर तथा जायांग के बाहर स्थित होता है। यहाँ पर इसका सबसे पहला तो पोजीशन होता है, जो कि आपको याद रखना है कि पोजीशन उसका क्या है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि फूल का पुमंग जो होता है उसका नर जनन भाग होता है। जैसे हमारे घर में हर सदस्य का एक एक काम होता है, उसी तरह फूल में पुमंग का मुख्य काम पराग यानी पॉलन बनाना होता है। पुमंग कई पुंकेसरों, ठीक है, स्टेमेन से मिलकर बनता है और हर पुंकेसर फूल के अंदर एक खास जगह पर स्थित होता है, ठीक है, पंखुड़ियों के अंदर लेकिन जायांग के बाहर स्थित होता है, ठीक है। आप लोगों को यह याद रखना चाहिए कि परागकण जो है यही आगे जाकर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। इस तरह से पुमंग जो है वो पौधे की प्रजनन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए पुंकेसर का मूल ढांचा। ओके, यहाँ पर आप ये पुमंग की परिभाषा, आप यहाँ पर पुमंग का चित्र भी देख सकते हैं, किस तरह से पुमंग का चित्र बनाया गया है। चलिए अब आते हैं पुंकेसर का मूल ढांचा क्या है। प्रत्येक पुंकेसर में दो भाग होते हैं। ओके, तंतु यानी कि फिलामेंट और परागकोश यानी कि एंथर। तंतु पतली डंडी नुमा संरचना है जो परागकोश को सहारा देता है। परागकोश परागकणों का निर्माण स्थल है, ठीक है। पुमंग की संख्या एवं व्यवस्था विभिन्न पौधों में भिन्न हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ऊपर में एंथर बताया गया है, ठीक है, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और फिर नीचे जो डंडा जैसा स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट है। ओके, यही है पुमंग। ओके, स्टेमेन। अब यहाँ पर समझिए, जब हम पुंकेसर स्टेमेन की बात कर रहे हैं, उसकी स्टेमेन का मूल ढांचा, ठीक है, वो है क्या। तो यहाँ पर समझिए जैसे कि प्रत्येक पुंकेसर जो होता है वो दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है तंतु यानी कि फिलामेंट। यह जो होता है एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है जो कि ऊपर वाले भाग को सहारा देती है। और दूसरा भाग है परागकोश यानी कि एंथर। यही वह भाग है जहाँ असली में परागकण बनते हैं। जैसे कि एक बैग है, ठीक है, जो कि किसी स्टैंड पर टंगा रहता है, वो बिल्कुल ये उसी प्रकार का है, ठीक है। परागकोश जो होता है वो तंतु पर टिका होता है। अलग अलग पौधों में पुंकेसरों की संख्या और व्यवस्था जो होती है वो अलग हो सकती है, और इसी वजह से क्या होता है, कई फूलों का रूप और उसकी बनावट भी जो होती है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न दिखाई देती है, बहुत अलग दिखाई देती है। ओके, चलिए अब आते हैं परागकोश की संरचना। यहाँ पर देखिए परागकोश की आंतरिक संरचना। अधिकांश परागकोश द्विपालक होते हैं यानी कि डाइथिकस होते हैं। प्रत्येक पाली यानी थीका में 2 कोष्ठ यानी पॉलन सैक्स होते हैं। कुल मिलाकर एक परागकोश में 4 परागकोश होते हैं, ठीक है। प्रत्येक परागकोश में बड़ी संख्या में परागकण विकसित होते हैं। यहाँ पर आप समझिए, जब हम परागकोश की संरचना की बात कर रहे हैं तो अधिकांश पौधों में क्या होता है कि परागकोश द्विपालक यानी डाइथिकस होता है, यानी इसमें 2 मुख्य हिस्से होते हैं, थीका होता है। हर पाली में 2-2 छोटे परागकोश यानी पॉलन सैक्स होते हैं। इस तरह क्या होता है कि एक परागकोश में कुल 4 परागकोश पाए जाते हैं। ओके, इन्हीं छोटे छोटे परागकोशों में क्या होता है, असंख्य परागकण बनते हैं, ठीक है, न्यूमरस पॉलेंस बनते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स, और वो मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी फैक्ट्री में 4 छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है, अलग अलग रूम है, और हर कमरे में हजारों छोटे दाने तैयार किए जा रहे हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम होता है परागकोश में। ओके, यहाँ पर पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो स्टैमेन का पिक्चर दिया गया है, ऊपर वाला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, एंथर और फिर फिलामेंट। एंथर में आप देख सकते हैं
पॉलिन सैक्स दिखाया गया है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स भरा हुआ है। ठीक है, सारा आपको बिल्कुल लेबल किया हुआ है कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके, पॉलिन सैक्स बताया गया है, पॉलिन ग्रेन्स बताया गया है। ठीक है, एंथर फिलामेंट। ओके, चलिए आगे आते हैं। परागकण का महत्व क्या है। परागकण पुरुष युग्मक यानी मेल गैमेट्स को वहन करते हैं। परागकण परागण के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागकण की संरचना पौधे की प्रजाति अनुसार भिन्न होती है। पराग निर्माण पौधे की प्रजनन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब समझिए, जब हम ये परागकण की बात कर रहे हैं, ठीक है, परागकण जो होते हैं वो फूल का नर युग्मक लेकर चलते हैं, यानी कि इनमें वह कोशिका होती है जो आगे जाकर अंडक से मिलकर बीज बनवाती है। जब परागण होता है, ठीक है, पॉलिनेशन होता है, तब परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचे बिना निषेचन हो ही नहीं सकता है। तो परागकणों का आकार, ठीक है, मोटाई, बाहरी आवरण, ये सभी जो होते हैं हर प्रजाति में अलग होता है। जैसे कि हर व्यक्ति की उंगलियों के निशान अलग होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार का है। इसलिए परागकण जो है वो पौधे की पहचान है। ठीक है, वर्गीकरण और प्रजनन सफलता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है, आवश्यक भी है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं बंधे पुंकेसर क्या है, स्टेमिनोड्स। स्टेमिनोड्स आप देख सकते हैं बंधे पुंकेसर की पहचान। कुछ फूलों में क्या होता है, मौजूद पुंकेसर पराग निर्माण करने में असमर्थ होते हैं, यानी वो पराग का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसे अविकसित पुंकेसरों को स्टेमिनोड्स कहते हैं। ये कार्यहीन होते हैं पर दिखने में पुंकेसर जैसे ही लगते हैं। कई पौधों में ये आकर्षण बढ़ाने की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं जो स्टेमिनोड्स दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही पुंकेसर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एंथर की तरह है ये, ठीक है, स्टेमिन की तरह है, ठीक है, जिसमें एंथर फिलामेंट दोनों आपको दिख रहा है। लेकिन बेसिकली होता ये है कि ये कार्यहीन हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो काम है, ठीक है, इनका काम क्या है, पराग का निर्माण करना, पॉलिन का, ठीक है, फॉर्मेशन करना, लेकिन वो ये नहीं कर पाते हैं। तो जो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जब ये नहीं कर पाते हैं तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं स्टेमिनोड्स। ओके, और ये जब कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये सुंदरता बढ़ाने में काम आते हैं। ठीक है, तो फूल में तो ये होते हैं, बस ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें हम एक अलग नाम दे देते हैं, इसे हम बोल देते हैं स्टेमिनोड्स। यानी कि कुछ फूलों में दिखने वाले पुंकेसर जो होते हैं वो वास्तव में पराग नहीं बना पाते हैं। देखिए, देखने में तो ये पुंकेसर जैसे ही होते हैं लेकिन कार्य करने में ये असमर्थ हो जाते हैं, तो इन्हें बंधे पुंकेसर कहते हैं, स्टेमिनोड्स कहते हैं। ऐसा समझिए कि ये डमी पुंकेसर है। डमी होता है ना नकली, आप जैसे कि कुछ खिलौनों में दिखने वाले नकली बटन होते हैं जो दबाने पर कुछ नहीं करते हैं, तो कई फूलों में ये सिर्फ सजावट बढ़ाकर कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए बंधे पुंकेसर का महत्व क्या है। पुष्प की संरचना को पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, कभी कभी पंखुड़ियों के रूपांतरण के कारण विकसित होते हैं। कुछ प्रजातियों में यह परागण रणनीति का हिस्सा होते हैं। पौधों की पहचान और वर्गीकरण में भी उपयोगी होते हैं। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इसका महत्व आखिर क्या है, जब ये काम नहीं करता है तो इसका महत्व क्या है। देखिए, इसका महत्व भी है, ऑफ कोर्स ये पराग नहीं बनाते हैं लेकिन ये फूल की सुंदरता और पूर्णता यानी कंप्लीशन, फूल को एक तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों में ये पंखुड़ियों में परिवर्तन होकर बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, फूल की संरचना को विशेष लुक देते हैं। ठीक है, एक अलग लुक देते हैं। ठीक है, और वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। ठीक है, कई प्रजातियों में बंधे पुंकेसर जो होता है वो परागण रणनीति का हिस्सा भी होते हैं। कीट जो होते हैं फूल के अंदर आने को आकर्षित करते हैं और क्या होता है, वास्तविक परागकणों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति जो होती है ना पौधों की पहचान और वर्गीकरण में भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम नहीं होता है। ओके, चलिए अब आते हैं पुंकेसरों का जुड़े रहना। यहाँ पर देखिए दल लग्न यानी एपिपेटलस पुंकेसर की बात करें तो जब पुंकेसर कोरोला यानी पंखुड़ियों से जुड़े हो इसे दल लग्न कहते हैं। यह स्थिति सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में मिलती है। ठीक है, उदाहरण में आप ले सकते हैं बैगन यानी ब्रिंजल में दल लग्न पुंकेसर। इस प्रकार का जुड़ाव परागण तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप समझिए, जब हम एपिपेटलस की बात करें, एपिपेटलस पुंकेसर, ठीक है, स्टेमेंस, तो जब पुंकेसर सीधे पंखुड़ियों यानी कोरोला से जुड़े हों तो उन्हें दल लग्न कहते हैं। यह ऐसा है जैसे कि किसी कमरे की दीवार में ही पंखा लगा हो। ठीक है, कभी कभी दीवार में क्या करते हैं, सीलिंग में एक लोहा लगाया जाता है, उसमें पंखा टांगा जाता है, लेकिन जैसे आप समझिए ना कि कमरे की दीवार में ही पंखा लगाओ। ये स्थिति कई द्विबीजपत्री पौधों में मिलती है। आप समझ सकते हैं जैसे कि बैगन हो गया। यह जुड़ाव परागण प्रक्रिया को थोड़ा नियंत्रित करता है क्योंकि पुंकेसर एक निश्चित स्थान पर स्थित रहते हैं, जिससे कि कीट जब भोजन लेने आते हैं तो पराग आसानी से उनके शरीर से चिपक जाता है। ठीक है,
यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं एपिपेटल, ये कोरोला जो दिखाया गया है, कोरोला में ही स्टैमेन अटैच्ड है। ओके, कोरोला है, कोरोला से ही स्टैमेन अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिपेटलस स्टैमेन। अब आता है परिदल लग्न यानी एपीफाइलस पुंकेसर। जब पुंकेसर परिदल पुंज यानी टेपल्स से जुड़े हों तो इसे परिदल लग्न कहते हैं। यह विशेष रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। उदाहरण आप ले सकते हैं लिली। ओके, लिली में क्या होता है, परिदल लग्न स्थिति होती है। इससे पुंकेसरों की स्थिति फूल में स्थिर रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, जब हम लिली की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो परिदल लग्न है एपीफाइलस है, तो जब पुंकेसर सीधे टेपल्स से जुड़े हों तो इसे परिदल लग्न कहते हैं। ये जैसे ये मोनोकॉट्स पौधों में मिलता है। ठीक है, जैसे कि लिली हो गया, एक एग्जाम्पल है ये। यह जुड़ाव फूल की संरचना को स्थिरता देता है जिससे कि पुंकेसर अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं है। इसका फायदा यह होता है कि परागकण जो है विशेष दिशा में ही प्रस्तुत होते हैं, जिससे कि परागन जो होता है वो अधिक प्रभावी होता है। ओके, आगे देखते हैं पुंकेसरों का आपस में जुड़ाव किस प्रकार से है। पुंकेसरों का संयुक्त होना। ओके, पुमंग में पुंकेसर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यदि सभी पुंकेसर एक ही बंडल में हो तो एक संधि यानी मोनोएडल्फस होते हैं। उदाहरण में ले सकते हैं हिबिस्कस में एक संधि पुमंग होते हैं। यह संरचना परागण को अधिक नियंत्रित बनाती है। यहाँ पर आप समझिए, जब हम बात कर रहे हैं पुंकेसरों का संयुक्त होना, यानी कि कई फूलों में क्या होता है, पुंकेसर एक दूसरे से जुड़कर संधियाँ यानी कि बंडल्स बनाते हैं। जब सभी पुंकेसर क्या होते हैं, एक ही बंडल में जुड़ जाए तो एक संधि मोनोएडल्फस कहा जाता है। जैसे कि हो गया हिबिस्कस में क्या होता है, एक लंबी नली जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, इससे कीटों को जब फूल में प्रवेश मिलता है तो वे आसानी से उस नली से टकराते हैं और परागकण उनके शरीर पर लग जाता है। इस तरह परागकण की सफलता बढ़ जाती है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक दिया गया हिबिस्कस का ही ये है। ठीक है, यहाँ पर जब कीट आएंगे तो उनमें क्या होगा, आसानी से ये जो परागकण है उनके शरीर में चिपक जाएगा। ठीक है, और परागन हो जाएगा आसानी से, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल मोनोएडल्फस हिबिस्कस का एग्जाम्पल है ये। अब आते हैं अनेक संधियों के प्रकार। यदि पुंकेसर दो बंडलों में हो तो द्विसंधि डाइएडल्फस बोलते हैं उसे। उदाहरण में आ जाता है मटर यानी पी में द्विसंधि स्थिति होती है, और यदि दो से अधिक समूह बने तो बहुसंधि यानी पॉलीएडल्फस होता है। उदाहरण ले सकते हैं सिट्रस में बहुसंधि व्यवस्था। दोनों का पिक्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि यदि पुंकेसर दो बंडलों में बटे हो तो इसे द्विसंधि कहते हैं, डाइएडल्फस कहते हैं, जैसे कि मटर में। और यदि दो से ज़्यादा समूह बने तो इसे बहुसंधि कहते हैं, पॉलीएडल्फस कहते हैं, जैसे कि सिट्रस पौधों में। यह जो जुड़ाव है वो फूलों की पहचान में भी मदद करता है और परागन को पौधे की रणनीति के अनुसार नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से डाइएडल्फस में दो ग्रुप में बटा हुआ है। एक में सिर्फ एक है और दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब कि कुछ मिलकर एक ग्रुप बनाए हुए हैं और एक अकेला, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 ग्रुप बन रहा है। ठीक है, फिर आप एक देख रहे हैं पॉलीएडल्फस में, उसमें 1 2 3 4 5 ग्रुप बिल्कुल एक साथ है। ठीक है, तो ये पॉलीएडल्फस हो गया। अब आते हैं तंतुओं की लंबाई एवं विविधता। तंतुओं की लंबाई में अंतर। एक ही फूल में पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग हो सकती है, इसे हम बोलते हैं हेटेरोस्टेमोनी। ठीक है, विभिन्न लंबाई क्रॉस परागन को प्रोत्साहित करती है। पौधा पराग को हवा या कीटों की दिशा में बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर पाता है। ओके, यहाँ पर समझिए जैसे कि तंतुओं की लंबाई में क्या अंतर होता है। कई फूलों में क्या होता है, सभी पुंकेसरों की लंबाई समान नहीं होती है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इस कंडीशन को हम हेटेरोस्टेमोनी कहते हैं। ओके, जैसे किसी पार्टी में लोग अलग अलग ऊंचाई के होते हैं, वैसे ही फूल में भी यह ऊंचाई का अंतर परागकणों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने में मदद करता है। इससे क्रॉस परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और पौधा अपनी प्रजाति की विविधता बनाए रखता है। आप इसे अच्छे से समझिएगा, ये जो कंडीशन होता है ना, इसे आप अच्छे से 12th क्लास में जब पढ़िएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तब आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइडाइमस है। ओके, तो अलग अलग ये स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो लेंथ है, तंतुओं की जो लंबाई है, उसमें किस प्रकार से भिन्नता है। ओके, एक ही पौधों में अलग अलग है। ठीक है, एक ही फूल में जो पुंकेसरों की लंबाई है वो अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है उदाहरण, शेल्विया
में विशेष यांत्रिक संरचना के साथ विविध लंबाई होती है। सरसों यानी मस्टर्ड में 4 लंबे होते हैं, 2 छोटे होते हैं। पुंकेसर टेट्राडाइनेमस होते हैं। यह संरचनात्मक विविधता परागण की दक्षता बढ़ाती है। विभिन्न प्रजातियों में यह अंतर प्रजाति विशिष्ट होती है। ओके, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब हम ये एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे सेल्विया में खास है लीवर जैसी संरचना होती है जो कीट के शरीर से टकराकर पराग बाहर निकालती है। सरसों में 4 लंबे और 2 छोटे पुंकेसर पाए जाते हैं, इसे टेट्राडाइनेमस कहते हैं। यह विभिन्न लंबाइयों का अंतर जो होता है पौधे को अधिक प्रभावी परागण में मदद करता है और प्रजातियों की पहचान का भी एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। ओके, तो ये सारी वही चीज़ है, ठीक है, जो कि हमें समझना है। अब आते हैं हम लोग संक्षेपण में कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पोमंग, उसका परिचय देखा, फिर परागकोश की संरचना देखी, फिर बंदे पुंकेसर के बारे में पढ़ा यानी कि स्टेमिनोड्स, फिर पुंकेसरों का जुड़े रहना उस पर चर्चा की, और उसके बाद हमने तंतुओं की लंबाई एवं विविधता पढ़ी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।